जैसे जैसे तिरंगा ऊपर जा रहा था और राष्ट्रगान बज रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी हवा में ऊपर जा रहा हूं। हालांकि ये शब्द हॉकी के महान खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर के हैं, लेकिन उनके इन शब्दों में हम हर देशवासी की भावना निहित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और देश अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। आप सबों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आजादी के इन 75 सालों में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की, सफलता के नए आयाम तय किए, तो खेलों की दुनिया में भी भारतीय खिलाड़ियों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। आज हम इसी पर बातचीत करने के लिए आए हैं कि खेलों की दुनिया में इन 75 सालों में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रोजेश हैं। प्रोजेश, अगर हम आज़ाद भारत की बात करें, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और उसके बाद जो खेल के मैदान पर जो हमारा प्रदर्शन रहा है वो निरंतर बेहतर से बेहतरीन होता गया है और अब भारत भी जो है धीरे धीरे एक खेल शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो अगर हम शुरुआत करें, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और 1948 में 8 सालों के बाद, 1936 के बाद, चूंकि 2 विश्व युद्ध हुए थे तो ओलंपिक्स नहीं हुए थे और तब ओलंपिक्स हुए और 1948 में लंदन ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। तो हमारी जो सफलता की कहानी है वहीं से शुरू हो गई थी। हॉकी में हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, खास करके ओलंपिक में हमने देखा कि 1928 में भी जो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भारत को प्राप्त हुआ था, वो ये आजादी के पहले हमें 3 गोल्ड मेडल 28, 32, 36 में मिल चुके थे और आजादी के बाद भी हमने 5 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीते हैं। कब कब? जिसमें पहला 1948 में, फिर 1952 में, फिर 1956 में, फिर 1964 में और 1980 में। तो हमने शुरुआत की जो आज़ादी के बाद 1948 में, और हमारा सामना फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से हुआ और हमने ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर एक सुखद उपलब्धि हासिल की, कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के अधीन जो हमारा देश था और ग्रेट ब्रिटेन को हराकर एक गोल्ड मेडल जीतना एक सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं उस समय हॉकी में। जी हाँ, तो भारतीय उपलब्धियां ओलंपिक्स की अगर हम बात कर लें, हम क्रिकेट पर भी बातचीत करेंगे और लंबी बातचीत करेंगे, क्योंकि क्रिकेट अभी भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है और उसमें भी भारत ने कई सफलताएं अर्जित की हैं, उस पर भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की, तो हम अगर ओलंपिक्स की बात करें तो हॉकी में तो हमें आज़ादी के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, तो 5 स्वर्ण पदक मिले ही। अब तो इंडिविजुअल इवेंट्स में भी गोल्ड आने लगे हैं, लेकिन जो पहला मेडल हमारे पास आया था वो 1952 में आया था हेलसिंकी ओलंपिक में। जी हाँ, और केडी जाधव ने वो पदक हमें दिलाया था। हालांकि वो कांसे का पदक था, कुश्ती में वो पदक आया था। तो 1952 से ही हमारी कहानी ओलंपिक्स में इंडिविजुअल इवेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें भी शुरू हो गई थी और हम 1952 से ही पदक जीतना हमने शुरू कर दिया था। तो ओलंपिक्स में और क्या क्या कुछ, जो हमारी उपलब्धियों की हम बात करें तो और क्या क्या हो? देखिए, 1996 में हम कह सकते हैं कि लिएंडर पेज, जो कि लॉन टेनिस में कांस्य पदक जीते थे, काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि लॉन टेनिस में हमारा प्रदर्शन उस समय कोई खास नहीं था, लेकिन लिएंडर पेज ने एकल वर्ग में उस समय कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा विजेंद्र सिंह की बात करते हैं कि कुश्ती में उन्होंने जो ब्रॉन्ज जीता, ये भी और ये शुरुआत हुई, जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल इवेंट में 1952 के बाद हमें लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन 1996 में, जैसा प्रोजेश आपने बताया कि लिएंडर पेस ने टेनिस में सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि टेनिस जैसी स्पर्धा में वो भी सिंगल्स में मेडल जीतना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उस काम को लिएंडर पेस ने किया। और हम सब जानते हैं कि लिएंडर जब देश के लिए खेलते हैं तो उनके अंदर एक जुनून आ जाता है और
उस समय जो उनका प्रदर्शन होता है, इसलिए हमने देखा होगा कि लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी जब डेविस कप में उतरती थी तो उनका प्रदर्शन किस तरह से होता है। तो टेनिस एक ऐसा खेल है जहां पर हमने देखा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने समय समय पर बेहतर प्रदर्शन किया है। चाहे आप रामानाथन कृष्णन की बात कर लें, उसके बाद जी हाँ उनके रमेश कृष्णन की बात कर लें, विजय अमृतराज की बात कर लें, बल्कि अमृतराज बंधुओं की बात हम कर सकते हैं। उसके बाद लिएंडर पेस, महेश भूपति और फिर महिला में सानिया मिर्जा। तो ये उपलब्धियां टेनिस में कम नहीं है। तो हम ओलंपिक्स की बात कर रहे थे, तो 1996 में इन्होंने जीता और 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में महिलाओं ने भी इंडिविजुअल इवेंट में पदक जीतना शुरू कर दिया और ये उपलब्धि हासिल की थी कर्णम मालेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में। एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं महिलाओं के क्षेत्र में, क्योंकि महिलाओं भी इस फील्ड में काफ़ी आगे आ रही थी और कर्णम मल्लेश्वरी एक उदाहरण सेट करके गई हैं और उसी का आज हम रिजल्ट देख रहे हैं। मीराबाई चानू और बहुत सारे जो उभरते हुए जो वेट लिफ्टर है इसमें आज पदक जीत रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा नाम कर्णम मल्लेश्वरी के रूप में है, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक में इसकी शुरुआत की थी पदक जी। तो कर्णम मालेश्वरी ने 2000 में महिला भारोत्तोलन में वो पदक जीता। तो भारत की बेटियां किसी मामले में पीछे नहीं है, वो चाहे खेल का मैदान ही हो। अभी मैंने सानिया मिर्जा का नाम लिया, आगे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु का भी नाम लूंगा, मीराबाई चानू का भी नाम आया। तो भारत की महिलाएं लगातार, भारत की बेटियां लगातार खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन हम ओलंपिक पे लौटते, 2000 में जब कर्णम मालेश्वरी ने पदक जीता, वो कांसे का पदक था। 96 में कांसा, 2000 में कांसा और 2004 एथेंस ओलंपिक में वो कांसा बदला किसमें, सिल्वर मेडल में। और वो हमें निशानेबाजी में डबल ट्रैप स्पर्धा में वो राज्यवर्धन राठौर ने हमें रजत पदक दिलाया। तो यहाँ से भारतीय निशानेबाजी जिसमें कि अब भारत बहुत सशक्त माना जाता है और कहा जाता है कि निशानेबाजी में भारतीय शूटर्स जो हैं वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और दुनिया में इनका एक अपना नाम है। तो उसकी शुरुआत 2004 में हुई जब राज्यवर्धन राठौर ने डबल ट्रैप स्पर्धा में वो सिल्वर मेडल जीता और इस सिल्वर मेडल को निशानेबाजी में ही गोल्ड में कन्वर्ट किया। किसने किया? अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा किया और भारत का तिरंगा उस दिन बीजिंग ओलंपिक्स में लहरा रहा था सबसे ऊपर और वो शान से लहरा रहा था। और धीरे धीरे जब वो तिरंगा ऊपर जा रहा था तो वो वही भाव जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कही थी, बलबीर सिंह की वो पंक्तियां कि जब तिरंगा ऊपर जा रहा होता है, राष्ट्रगान बज रहा होता है, तो हर भारतीय को और पदक जीतने वाले को तो लगेगा ही, गोल्ड जीतने वाले को, कि वो भी हवा में ऊपर जा रहा है। वो एक अद्भुत अनुभव होता है और जब वो अनुभव हमने महसूस किया और हमने देखा कि अभिनव बिंद्रा जो है वो गोल्ड मेडल जीत कर आ रहे हैं 10 मीटर एयर राइफल में, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसी ओलंपिक्स में 2008 की ही हम बात कर लें तो विजेंद्र और सुशील कुमार ने भी कांस्य पदक जीता। तो इस तरह से भारत जो है ने अब ये दिखा दिया कि वो मल्टीपल मेडल्स जो है एक ओलंपिक से जीत सकता है। और इसके बाद फिर आई बारी 2012 ओलंपिक्स की, वहां पर भी कमाल हुआ जी। 2000 ओलंपिक में भी भारतीय टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और साइना नेहवाल ने वहां बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वो जीता। इसके अलावा आप अगर करें तो मैरी कॉम ने जीता, सुशील कुमार ने अपने मेडल में और सुधार किया, वो ब्रॉन्ज से सिल्वर हो गए। तो भारतीय खिलाड़ियों का जो दबदबा है वो ओलंपिक्स में भी दिखने लगा। फिर बारी आई 2016 की और 2016 में भी साक्षी मलिक के रूप में हमें पहली महिला रेसलर मिली जिन्होंने की ओलंपिक्स में मेडल जीता। उन्होंने कांस्य पदक जीता और बैडमिंटन में कमाल किया पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने कौन सा पदक? रजत पदक जीता। तो बिल्कुल बैडमिंटन में रजत पदक, सिल्वर मेडल, फाइनलिस्ट रही थी, सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने जीता। और कहना होगा ये कि बैडमिंटन में भारत धीरे धीरे अब पावर हाउस बन गया है और हम देख रहे हैं कि कोई भी विश्व स्तर पर कोई भी टूर्नामेंट हो
वहां पर आप भारतीयों की धाक देखते हैं। जो अपोनेंट होते हैं उनको लगता है कि हाँ, अगर बैडमिंटन में अगर सामना करना है भारत का तो ये आसान नहीं होगा। जी देखिए, 1983 में ही प्रकाश पादुकोण ने वर्ल्ड 1980 में जब ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रकाश पादुकोण ने जीता था तो बैडमिंटन के खेल को एक कह सकते हैं कि नई दिशा दी, लोग प्रेरित हुए, खेल खिलाड़ी आने लगे। उसी दौरान सैयद मोदी भी आए थे तो बैडमिंटन का खेल वहां से जो है जोर पकड़ने लगा भारत में। और लोग कहते हैं कि अभी इंडिया में जो सेकंड मोस्ट आफ्टर क्रिकेट अगर जो सबसे ज्यादा खेला जा रहा है तो वो बैडमिंटन ही खेला जा रहा है। और उसमें एक बहुत बड़ा काम किया है पुलेला गोपीचंद ने। अपने जब वो प्लेयर थे उस समय भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उन्होंने भी कांस्य पदक जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, साथ में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसमें जीत हासिल की थी, चैंपियन बने थे। इसके अलावा जब वो कोचिंग में आए तो उन्होंने काफी नए प्रतिभाओं को तराशा और आज की जो प्रजन्म हम देख रहे हैं इसमें पुलेला गोपीचंद का काफी बड़ा हाथ है। कह सकते हैं कि पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, उसके अलावा लक्ष्य सेन से लेकर जितने भी प्लेयर हैं वो उनकी एकेडमी से निकल के आ रहे हैं, जो कि आज हर जगह पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या तो ओलंपिक हो, हर जगह पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साई प्रणीत और ऐसे काफी बड़े नाम देखिए ना, बैडमिंटन में बड़े बड़े नाम हैं, किदाम्बी श्रीकांत, पारुपल्ली कश्यप। तो मतलब अब ऐसे नाम है, लगता है कि नाम ले लो तो लगता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है हम देखने वालों को भी कि भाई मेडल मिलने वाला है। तो ये हो गई, हम पहुंच गए ओलंपिक में 2016 तक, रियो ओलंपिक हो गया और इसके बाद 2021 में हम पहुंचे टोक्यो। और टोक्यो में कमाल किया मीराबाई चानू ने शुरुआत पहले ही दिन, और वहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और यहाँ की जो सबसे बड़ी खबर रही वो बताइए, नीरज चोपड़ा। जी बिल्कुल, जैवलिन थ्रो में उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया और कह सकते हैं कि एथलेटिक्स में पहली बार भारतीय को एक गोल्ड मेडल मिला, ये काफी बड़ी उपलब्धि रही नीरज चोपड़ा के द्वारा। और नीरज चोपड़ा लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे हैं। इस बार भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने रजत पदक मिला, जो कि जैवलिन थ्रो के इतिहास से पहली बार भारतीय किसी को एक रजत पदक मिला है। जी, और नीरज चोपड़ा की जितनी तारीफ की जाए कम है। लंबे लंबे बाल, 2007 का धोनी याद आ गया। और क्या कहता है वो, लंबे लंबे बाल, और जब वो भाला लेके दौड़ते हैं जैवलिन अपना, तो और दौड़ते हुए फिर जब उसे फेंकते हैं तो लगता है जैसे पूरा दम खम लगा दिया हो। और वो भाला जिस तरह से लैंड करता है और फिर उसके जरिए जब हम देखते हैं कि हमें स्वर्ण पदक मिलता है और हमारा तिरंगा फिर लहरा रहा होता है तो मन एकदम गदगद हो जाता है, जिसको कहते हैं। और रियो में इतना ही नहीं, अगर आप बात करें तो फिर से पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में पहले महिला खिलाड़ी हो गई जो 2 मेडल, यहाँ पर भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद आपको बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल आया लवलीना का, बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन निरंतर सुधर रहा है। अगर हम अब आते हैं, आजादी के 75 साल हो गए हैं, तो हम क्रिकेट की भी बात करते हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। क्रिकेट की उपलब्धियों की बात करें तो शुरुआत कहां से करेंगे प्रोजेश? देखिए, अगर क्रिकेट की बात की जाए, भारतीय क्रिकेट की कम से कम तो 1983 का वर्ल्ड कप किसे नहीं याद होगा, जब कपिल देव ने लॉर्ड्स के मैदान पर चमचमाता कप पकड़ा था। और उसके बाद क्रिकेट की जो शुरुआत हुई, एक ऐसी दिशा मिली कि भारतीय क्रिकेट में ही मग्न हो गए और भारत में क्रिकेट सबसे प्रचलित, सबसे लोकप्रिय खेल बन गया। और उसके बाद का वर्ल्ड कप के लिए कुछ लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन उस बीच काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर हमें मिले। सुनील गावस्कर, कपिल देव, विश्वनाथ, विशन सिंह बेदी, जितने भी नाम लिए जाए। आजादी के बाद अगर हम बात करें क्रिकेट की तो क्रिकेट में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आए। अगर हम एज ए टीम बात करें तो जो इंग्लैंड को ही हमने पराजित किया था मद्रास में 1951-52 में, तो वो पहली टेस्ट विजय थी। उसके बाद हमने पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीती, तो वो हमारी पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। वहां से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो 1971 का समय आता है, मैं इसे तारीफ करना चाहूंगा। एक नाम हम भूल जाते हैं, अजित वाडेकर की। अजित वाडेकर बतौर कप्तान टीम को संगठित करते हैं और ये पहला अवसर होता है कि टीम वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीम को
उसके घर में जाके हराती है। और ये वही सीरीज था जहां पर भारत के अब तक के सर्वकालिक बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर का डेब्यू हुआ था। और गावस्कर ने 4 टेस्ट मैचों में 774 रन बनाए थे, मतलब विश्वास नहीं होता। और 4 शतक उसमें थे। तो वहां से एक शुरुआत होती है, 1971 की बात होती है। तो वाडेकर की मैं वहां से तारीफ करूंगा। और जब आप वेस्ट इंडीज से खेल के लौटते हैं इंग्लैंड, और वहां पर आके जब आप इंग्लैंड को इंग्लैंड में पराजित करते हैं, तो वो भी एक टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय टीम ने 1971 में परफॉर्मेंस करना शुरू किया और जो उभरता हुआ जो सितारा थे सुनील मनोहर गावस्कर, उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की, हम कह सकते हैं कि पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया उन्होंने पूरा क्रिकेट का, कि किस तरह से बिना किसी सपोर्ट के, ना हेलमेट थी ना गार्ड से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फास्ट बॉलिंग का जिस तरह से सामना किया, उन्होंने दिखाया कि कितना करेजियस लेवल होना चाहिए कि जिस तरह से ये फास्ट बॉलिंग का जो सामना करते हैं। और उन्होंने ही लड़ना सिखाया भारतीय क्रिकेट को, और उसी का जो परिणाम है, जितने भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आए, बहुत सारे प्लेयर जो जिसके रोल मॉडल रहे हैं सुनील गावस्कर। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर, और जिन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, 100 शतकों का, जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं कर पाया है। बिल्कुल। और हम इस बीच में भूल जाते हैं जो भारत, जो 70 के दशक की जब हम क्रिकेट के मैदान पर बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट के फील्ड में जो हम भूल रहे हैं, वो जो भारत की स्पिन चौकड़ी थी, बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकटराघवन। तो भारत ने स्पिन में, आप कह सकते हैं कि भारत स्पिन गुरु आप कह सकते हैं, कि इसने दुनिया को दिखाया कि स्पिन गेंदबाजी कैसी होती है। और उन्होंने, भारतीय बल्लेबाजों ने ही दिखाया कि स्पिन खेला कैसे जाता है। आप शेन वार्ने को जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने खेला, या जो भी बड़े बड़े स्पिनर आए जिसका सामना भारतीय बल्लेबाजों ने किया, वो देखने लायक था। लेकिन यहाँ पर एक ट्रांजिशन होता है, 1977-78 का साल होता है, और एक युवा तेज गेंदबाज आता है जो कहता है कि मुझे तेज गेंद फेंकनी है। और वो कोई और नहीं, भारत के महान खिलाड़ी कपिल देव हैं। मैं कपिल देव की बात कर रहा हूं, जिनकी कप्तानी में भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता पहली बार। 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की। और 1975-79 वेस्ट इंडीज उस वक्त इतनी मजबूत टीम थी कि लोग कोई सोच ही नहीं सकता था कि दूसरा कोई विश्व कप जीत सकता है। 75-79 में वही हुआ। 83 में भी जब फाइनल में भारत ने 183 रन बनाए थे, तो लगा था कि फिर से वेस्ट इंडीज। लेकिन कपिल देव का वो कैच, मदन लाल का जबरदस्ती वो बॉल लेना, और आप अगर उन चीजों को याद करें तो बहुत पहले की बात होती है, लेकिन सारी यादें आज भी, मतलब सुनहरी यादों के रूप में हमने उसे दिल में संजो रखा है। और प्रोजेश, आप भी मानेंगे कि 1983 का जो विश्व कप है, वो क्रिकेट के लिहाज से भारत में टर्निंग पॉइंट है। विश्व कप जीतना किसी भी देश के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है, और हम कह सकते हैं कि भारत में जो लोकप्रियता मिली क्रिकेट को, वो भी विश्व कप के चलते ही मिली। हमने देखा कि फाइनल में 1983 के में मात्र 183 रन का टारगेट दिया था, और वो टारगेट भी वेस्ट इंडीज की जैसी मजबूत टीम चेस नहीं कर पाई। हमने देखा, हमें भी अभी भी याद है कि किस तरह से कपिल देव पीछे दौड़ते हुए रिचर्ड्स का कैच पकड़े थे, इस तरह से मदन लाल ने अपने हाथों गेंद ले लिया था कप्तान कपिल देव से, या तो बलविंदर सिंह संधू की जो वो गेंद जो थी, गॉर्डन ग्रीनिच जिस पर आउट हुए थे, कर दिए थे, और वो क्लीन बोल्ड हो गए थे। तो इस तरह की यादें अभी भी हमारे जेहन में है, और हमने इसे बहुत संजो कर रखा है। और क्रिकेट की जो लोकप्रियता भारत में इसी से मिली बड़ी। और देखिए ना, 4 साल बाद 1987 में आप विश्व कप का आयोजन करते हैं, 1996 में फिर आप विश्व कप का आयोजन करते हैं, 2011 में आप विश्व कप का आयोजन करते हैं, और फिर 2023 में आप विश्व कप का आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप इस तरह से देखें। हाँ, चूंकि हम क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं, तो हम ये 80 के दशक में पहुंचे। 90 के दशक में जब हम आते हैं, तो सिर्फ एक ही नाम गूंजता है हमारे मन में, और वो है सचिन रमेश तेंदुलकर। तेंदुलकर दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी, मतलब मुझे लगता है कि जितनी इज्जत होती है, शायद ही किसी और खिलाड़ी को इतनी इज्जत मिली होगी। लोग उन्हें भगवान कहते हैं, कोई गॉड देखता है,
कोई मतलब सारे लोगों को वो मोटिवेट करते हैं। तेज गेंदबाज हो, स्पिन गेंदबाज हो, किसी भी तरह का गेंदबाज हो जिसका उन्होंने जिस तरह से सामना किया, और वो उनके आंकड़े बोलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आज भी सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के, वनडे क्रिकेट में आज भी सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के। तो उन्होंने सबसे ज्यादा शतक टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के नाम पे, सबसे ज्यादा शतक वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के नाम में, और 100 इंटरनेशनल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर के नाम पर। तो आप कह सकते हैं कि 90 के दशक में सचिन का जो प्रादुर्भाव हुआ, हालांकि 89 में पाकिस्तान 16 साल की उम्र में वो टीम में आए थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने जिस तरह से अपने खेल को आगे बढ़ाया और लगातार मैच्योर होते गए और लगातार अपने खेल में सुधार किया, वो टिल उनके रिटायरमेंट तक जारी रहा और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जो एक कमी थी। लेकिन फिर हम आते हैं 2000 के एरा में, जब हम 90 के दशक के आखिर में पहुंचते हैं, तो भारतीय टीम खिलाड़ियों के लिहाज से तो बेहतर कर ही रही थी, एक कप्तान की दरकार थी। तो वहां पर सौरव गांगुली आते हैं टीम में और वो टीम को लड़ना सिखाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2003 में भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है और दुर्भाग्यवश फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन फाइनल में पहुंचे थे। और इसके बाद उदय होता है रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का एक कप्तान के रूप में। 2007 साल था, लंबे लंबे बाल जैसा मैंने आपको पहले कहा, और उसके बाद जब वो आए और जिस तरह से T20 का पहला संस्करण था उसमें भारतीय टीम जीती, चैंपियन बनी, और महेंद्र सिंह धोनी से माही, माही के थ्रू कैप्टन कूल बन गए। धोनी के बारे में बताइए प्रोजेश। देखिए 2007 का वो साल, बड़े बड़े बालों वाले महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने पहली बार कैप्टनशिप की, और साउथ अफ्रीका में हमने पहली बार में ही जो T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो जीता। और जिस तरह से धोनी ने कूल कंपोज होकर कैप्टनशिप की शुरुआत की, हमें लगा कि एक नए कैप्टन का उदय हो गया है, और वही हुआ भी। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। उन्होंने जितनी बार भी भारतीय टीम के लिए जो कैप्टनशिप की, अनोखे अनोखे डिसीजन लिए और हर बार वो सही साबित हुए। हमने देखा कि 2011 में युवराज सिंह काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन उनको ड्रॉप करके वे अपने खुद पहले आए और एक 91 रनों की एक बेहतरीन। इसे छोड़े, धोनी का वो छक्का याद कीजिए जो हम सबके दिल में छपा है। पड़ा तो था श्रीलंका के गेंदबाज विक्रम सिंह की गेंद पर, लेकिन छपा हम सबके दिल में है, और वो छक्के की याद कीजिए। जिस तरह से धोनी लंबे लंबे छक्के मारते, और वो जो छक्का था 22 सालों के बाद भारत को फिर से एक बार वर्ल्ड कप मिल रहा था, तो वो छक्का फिर से हमारे दिलो दिमाग में से ही छाया हुआ है। खास करके हमारे माही जो हमारे शहर के हैं, तो हमने और भी अच्छा लगा कि माही ने वो छक्का मारकर जिताया, और जिस तरह का परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने किया, वाकई में काफ़ी यादगार रहेगा वो। जी हाँ, बिल्कुल। और 2011 में भी हमने विश्व कप जीता। अब इस साल T20 का विश्व कप होना है, अगले साल वनडे क्रिकेट का विश्व कप होना है, तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। 2011 के बाद भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, और जो सबसे बड़ा बदलाव एक आया, जो भारत कभी स्पिन गेंदबाजों के लिए जाना जाता था प्रोजेश, अब तेज गेंदबाजों के लिए जाना जाता है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज टीम में आए, भुवनेश्वर कुमार आए। तो जिस गति से भारतीय बल्लेबाजों को डराया जाता था, या जब भारतीय टीम कहीं विदेश दौरे पर जाती थी तो इस तरह के पिचेस बनाए जाते थे तो तेज गेंदबाजों को मदद मिले और भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हो। अब वही विदेशी टीमें जो हैं जब पिच बनाती हैं अपने घर में भी, तो उन्हें ये डर रहता है कि सामने भी भारत की तरफ से भी एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज हैं जो अपनी गति से उन्हें चौंका सकते हैं। क्रिकेट की बात हमने कर ली प्रोजेश। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम इतने कम समय में सभी चीज़ों को समेटना थोड़ा मुश्किल होगा, तो अगर कुछ छूट जा रहा हो और लोगों को, दर्शक को लग रहा हो कि ये छूट गया, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अन्य खेलों की भी बात करें, हमने इतनी बात कर ली, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नायक बनाता है। हम विश्वनाथन आनंद को नहीं भूल सकते, जो खेलों की दुनिया में उनका योगदान रहा है, शतरंज की दुनिया में। विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर इंडिया के, तो वो उनके बारे में कुछ बताइए, कितना उनका धाक था अपने समय में और किस तरह से जहां वो जाते थे चैंपियन बनते थे। बिल्कुल, जिस तरह से विश्वनाथन आनंद ने
एक नई दिशा दी है शतरंज के खेल में। आज काफ़ी नए नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, लेकिन उसका पूरा श्रेय विश्वनाथन आनंद को जाता है। कम से कम रैपिड चेस में उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, चाहे गैरी कास्पारोव हो या कार्पोव हो, तो सभी जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनसे पनाह मांगते थे और 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। तो काफ़ी काफ़ी दुर्लभ काम है, यह कह सकते हैं। और 1988 में वो ग्रैंड मास्टर बने थे। और इसके अलावा मैं कोनेरू हम्पी का भी नाम लेना चाहूँगा। वो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी, 2002 में वो बनी थी, तो उनके नाम को भी हम भूल नहीं सकते। तो शतरंज में भी भारत, शतरंज के बिसात पर भारत ने बड़े बड़े देशों को और दूसरे देशों के खिलाड़ियों को चित किया है, तो उसे हम भूल नहीं सकते। इसके अलावा हमने लिएंडर पेस की तो बात कर ली कि 1996 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन ग्रैंड स्लैम जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो 1997 में वो ग्रैंड स्लैम अवार्ड भी हमें मिल गया, वो ग्रैंड स्लैम भी हमने जीता और वो जिताया महेश भूपति ने अपनी रिका हिराकी के साथ। वो मिक्स्ड डबल्स का मुकाबला था। तो महेश भूपति भी एक बड़े टेनिस प्लेयर थे और उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। बिल्कुल, जब लिएंडर पेज के साथ उन्होंने जोड़ी बनाई तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हुए और एक ही साल में 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, 4 ग्रैंड स्लैम के करीब करीब फाइनल में पहुंचे थे, 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही इन दोनों के बीच। जहाँ और बड़ी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं जो हम क्रिकेट के समय भूल गए थे, अनिल कुंबले का वो 10 विकेट 1999 में, उसे भी नहीं भूला जा सकता। वो भी याद रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अनिल कुंबले ने जितने टेस्ट मैचेस भारत को जिताए हैं ना, शायद ही किसी और ने जिताए होंगे। इसके अलावा क्रिकेट की ही जब बात निकली तो एक और बता दूं कि जो वनडे क्रिकेट होता है उसमें जो पहली डबल सेंचुरी लगाने का भी श्रेय जो है वो सचिन तेंदुलकर को ही जाता है। तो सचिन के नाम तो इतने रिकॉर्ड हैं कि सब बोलने जाऊं तो पूरा एक कार्यक्रम उसी में निकल जाएगा। इसके अलावा बैडमिंटन में बात करें, साइना नेहवाल की 2015 में वो जो है विश्व में नंबर 1 की पोजीशन तक पहुंच गई थी बैडमिंटन में। तो ये बताता है कि भारतीय महिलाएं की अपनी एक ये रही है कि उनका प्रदर्शन ऐसा रहा है कि हर जगह उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और अर्जुन का देश हो और तीरंदाजी में हम अच्छा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। और अच्छी बात ये कि रांची की दीपिका जो हैं वो भी वर्ल्ड नंबर 1 तक बनी। बिल्कुल, दीपिका कुमारी ने रांची से जो सफ़र चालू किया वो वर्ल्ड में हर जगह छाई रही। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने काफ़ी पदक जीते हैं और वर्ल्ड नंबर 1 भी बनी। एक दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि ओलंपिक में वो पदक नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन उनके द्वारा भी जो तीरंदाजी में भी काफ़ी अच्छी प्रतिभाएं निकल कर आ रही है। टाटा आर्चरी एकेडमी जो है हमारे झारखंड में, उससे काफ़ी नई नई प्रतिभाएं मिल रही है और आशा यही है कि इस फॉर्मेट में भी भारतीय टीम को गोल्ड ओलंपिक में जरूर मिलेगा। जब हम महान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, भारत के महान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, पंकज आडवाणी को भी आप नहीं भूल सकते हैं। बिलियर्ड्स और स्नूकर में 20 से ज्यादा मतलब वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड टाइटल्स उनके पास हैं। तो पंकज आडवाणी को भी सलाम, उनके प्रदर्शन को सलाम, उनकी उपलब्धियों के सलाम। फुटबॉल में भारत बहुत कुछ नहीं कर सका, लेकिन आपको बताऊं कि एक वो भी वक्त था कि भारत ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचा था। 1956 की बात है कि तो सेमीफाइनल तक पहुंचा था और भारत चौथी पोजीशन पर था। 1950 में विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई किया था, लेकिन भारत गया नहीं किन्हीं कारणों से। उन कारणों पे हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम अभी की बात करें, बीच में वाईचुंग भूटिया का नाम आता है, लेकिन आप विजयन की बात करें, लेकिन आप सुनील छेत्री को मैं बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में रखता हूं। सुनील छेत्री ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और प्रोजेश, अगर उनके रिकॉर्ड की बात करें तो जो करंट ऑनगोइंग लॉट है जो खेल रहे हैं उसमें वो 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, इंटरनेशनल गोल स्कोरर भारत की तरफ से खेलते हुए। और अगर ओवरऑल हम बात करें तो दुनिया में किसी भी खिलाड़ी द्वारा जो अपने देश से खेलते वक्त सबसे ज्यादा गोल किए गए हैं उसमें वो 5वीं पोजीशन पर है। तो अभी भारतीय टीम के कप्तान भी हैं। तो सुनील छेत्री के प्रदर्शन को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो एक महान खिलाड़ी। जी, जिस तरह से सुनील छेत्री ने भारतीय फुटबॉल को एक नई दिशा दी है वो काबिले तारीफ है। सुनील
चाहे वो क्लब फुटबॉल हो या तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे भी जाते हैं गोल स्कोरिंग में महारत हासिल किए हुए हैं। लगभग हर मैच में करीब करीब उनका गोल हो जाता है और ये एक काफ़ी अच्छी बात है और उनको देखकर काफ़ी नई प्रतिभाएं आगे आ रही है फुटबॉल के क्षेत्र में। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें आज़ादी के बाद भारत की खेलों में प्रदर्शन की, तो हम कह सकते हैं कि आज़ादी के पहले जहां दुनिया ने मेजर ध्यानचंद के हॉकी स्टिक का जादू देखा था, वो आज़ादी के बाद उसी दुनिया ने अंग्रेज़ों के देश में 1948 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत के तिरंगा को लहराते देखा। मिल्खा सिंह की रफ्तार देखी और भारत के क्रिकेटर को पूरी दुनिया को भगवान कहते सुना। तो भारत की उपलब्धियां अनेकों हैं। भारत खेल के मैदान में लगातार आगे बढ़ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि कामयाबी का ये परचम आगे भी लहराता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप सबों को एक बार फिर से देश के स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई।